बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। आगामी चुनावों के लिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और ये बन गया है। विपक्ष ने और खासतौर से राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को ला करके, यह अडानी का मुद्दा नहीं है, यह किसी औद्योगिक घराने का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा यह है कि लोगों के आर्थिक हितों की अवहेलना की गई। एक औद्योगिक घराने को नियमों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया और उसको अपनी संपदा बनाने के लिए मौके दिए गए, और जो नियंत्रण और जो नियामक संस्थाओं को काम करना चाहिए था वो संस्थाएं काम नहीं की। जो सामान्य निवेशक है उसको भी ये लग रहा है कि हम जो आदमी शेयर मार्केट में क्यों जाता है कि कम पैसा लगा करके ज्यादा पैसा कमाएगा, उसको ये लगने लगा है कि हमको उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया और उसका रिटर्न हमको नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये लोगों को लगने लगा कि जो सार्वजनिक आर्थिक संस्थाओं के पैसे हैं, जो सामान्य इस देश के सामान्य नागरिकों का पैसा है, उस पैसे को भी दांव पे लगा करके एक औद्योगिक घराने की पूंजी बढ़ाने की कोशिश की गई। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। अगर ये मुद्दा न होता तो आप यकीन मान के चलिए कि कर्नाटक के जिस सम्मानित विधायक जी के घर में वो पैसा बरामद हुआ वो जेल न गए होते। भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। आपको याद होगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सम्मानित मिश्रा जी के खिलाफ क्या क्या आरोप लगे, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म है और यह भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया ना, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि जब जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है लोग उसको गंभीरता से लिए हैं। और अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा न होता तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बार बार बात करते हैं कि ईडी केंद्रीय एजेंसियों से डरे हुए लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है उसका मुद्दा नहीं उठाते, क्योंकि उनको काउंटर करना, उनको यह बताना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार गतिविधियों में शामिल नहीं है, यह विपक्ष है जो भ्रष्टाचार गतिविधियों में शामिल है, और वह नेता अपने आप को बचाव में लाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन यह बात लोगों के बीच में उस रूप में नहीं जा रही है जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर आप बात करें कि शरद पवार साहब का जो इंटरव्यू जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, अगर शरद पवार साहब का इंटरव्यू किसी गैर चैनल पर आया होता जो अडानी साहब के नियंत्रण में नहीं होता तो कम से कम उसकी क्रेडिबिलिटी होती। मैं मान लेता कि ठीक है जो बात हुई, और जिस तरीके से उससे सवाल पूछे, आपने कल जवाब सुनवाया, आप उस सवाल को सुनवाइए जिस सवाल के जवाब में शरद पवार साहब ने वो जवाब दिया है। वो सवाल ही जवाब वही है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। अगर आपको हिडेनबर्ग के बारे में पता ही नहीं है तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं? तो ये पूरा का पूरा प्रायोजित है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। मैं बिल्कुल प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश के तमाम कारपोरेट परिवारों से शरद पवार साहब के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। कोई और कभी भी उन्होंने उसको छिपाया नहीं। संसद के फ्लोर पर सुप्रिया सुले ने डंके की चोट पे कहा है कि इन लोगों का नाम उन्होंने लिया जितने औद्योगिक, जब ये आरोप लगाया जा रहा था उस बहस को आप याद कीजिए कि इस देश में जो औद्योगिक विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, और सुप्रिया सुले का जब समय आया तो उन्होंने जवाब दिया और तमाम औद्योगिक घरानों का नाम लिया और ये भी कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मैं इनको जानती हूं। तो इस परिवार ने कभी भी औद्योगिक घरानों से अपने संपर्कों को छुपाया नहीं। यह जो साक्षात्कार है और जो उनके घर के इंटरव्यू चैनल पर दिया गया है वह शरद पवार साहब और अडानी साहब के आपसी संबंधों का नतीजा है। इस इंटरव्यू के बाद भी मेरा यह मानना है कि जो विपक्षी एकता है वह प्रभावित नहीं होती। अगर ये कह देते, अगर अडानी ये भी तो कहते हैं अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, जांच से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो आरोप लग रहे हैं सब बेमतलब हैं और इन चीजों से आप अलग हट जाइए। उन्होंने जेपीसी के लोग के सवाल को लेकर उठाया कि इतना हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जेपीसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जेपीसी से अगर आप माने जेपीसी से आप इनकार कर रहे हैं लेकिन जांच की बात तो भी खुद भी कर रहे हैं। गोया कि अडानी का मुद्दा मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा,
अडानी समूह का मुद्दा ये नहीं है कि अडानी के समूह में कौन चल रहा है, कौन उनका डायरेक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर है, कौन गवर्नर बॉडी में है, इससे कोई लेना देना नहीं किसी को। उसकी गतिविधियों को, उस संस्थान के आर्थिक गतिविधियों को जिसको उठाया है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि 20,000 कहां से आए, ये किसके पैसे, ये जो सवाल उठ रहे हैं जिसको, और इसलिए से महत्वपूर्ण है। अगर यह काम कोई और सरकार करती है जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, यह आरोप उस सरकार के ऊपर है जो यह कहती रही है न खाएंगे न खाने देंगे। अगर आप शंकराचार्य पे बेईमान होने का आरोप लगाएंगे तो गंभीर हो जाएगा, मलखान सिंह पे आप चोरी का आरोप लगाएंगे तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा। और भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा है। एक आपके सामने आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उपजी हुई पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी इतने कम दिनों में अस्तित्व में आ गई। मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन यही उनका मुद्दा था और लोगों ने हाथों हाथ लिया और 2 राज्यों में उनको सत्ता सौंप दी। करप्शन, इंडिया अगेंस्ट यहां से शुरुआत हुई और फिर वो तब्दील हो गया और बाद में आम आदमी पार्टी बनी, एक राजनीतिक पार्टी बनी और बहुत कम समय में, ऐतिहासिक बने रिकॉर्ड कम समय में ये 2 राज्यों में सत्ता में आ गई। एक मुद्दा था वो, आप आम आदमी पार्टी से सहमत हो असहमत हो, लेकिन लोग ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा हुआ आंदोलन था और एक बड़ी पार्टी बनी और इस पार्टी को लोगों ने हाथों हाथ लिया और दिल्ली में सत्ता सौंपा जहां पे इस देश के सभी राजनीतिक कर्णधार बैठते हैं। तो भ्रष्टाचार आदमी को, रिश्वत देने वाला आदमी भी रिश्वत के खिलाफ होता है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि चलिए रिश्वत की परंपरा चलती रहनी चाहिए। इसलिए मेरा अपना मानना है कि मुद्दा है वो। और इस विषय को उठा करके ही विपक्ष ने लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, अगर आप इसकी बात मान लिया जाए कि साहब जैसे शरद पवार साहब ने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई की बात क्यों नहीं उठाते, तो उसको भी तो कहने वाले लोग हैं कि महंगाई कहां नहीं है, देश दुनिया किस कोने में महंगाई नहीं है, इस मुद्दे क्यों आप उठाते हैं। अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए तो ये भी कहने वाले लोग हैं कि साहब सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है, इसके उस मुद्दे क्यों उठाते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो सकता है जिसका लेकर के आप प्रतिकार नहीं कर सकते, असहमति नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन ये सभी मुद्दे हैं और ये मुद्दे गंभीर हैं और इसलिए भी गंभीर हैं कि अगर ये गंभीर न होते तो सरकार इस पर इतना चुप न रहती, उसको वह उलझती चली जा रही है। और अगर आप अपने जवाबदेही को तय नहीं करेंगे, जिन चीजों का जवाब आपको देना है, तो यह विषय उतना ही आपके लिए गंभीर होता चला जाएगा। आज जो विपक्ष के बारे में जो चर्चा हो रही है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं और जो लोग प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी, वो अभी विपक्ष की बात करने लगे हैं, तो ये अनायास थोड़े है। और मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल अभी भी मैं इस बात से सहमत हूं कि जो विपक्षी एकता है, यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन की बात हो रही है, मुझे लगता है कि वह परवान चढ़ेगी, क्योंकि यह केवल ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का, शरद पवार का विषय नहीं है। यह उन सभी राजनीतिक दलों के अस्तित्व का सवाल है। उनको भी यह लग रहा है कि आखिर देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, लोगों के मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि आखिर इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर लोकतंत्र को हमको बचाए रखना है तो हमको अपने छोटी बड़े राजनीतिक हित हैं उनके साथ समझौते करने पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यह सभी राजनीतिक दलों के समझ में बात आ रही होगी कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता जो उसको हराने के लिए आवश्यक है। लेकिन मिल करके कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अपराजय है। निश्चित रूप से मैं गुजरात को थोड़ा सा उससे अलग करता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस संगठनात्मक रूप से उतने मजबूत नहीं है। बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो अन्य दल जो है बहुत मजबूती के साथ मौजूद है। और जो दल अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनको भी लगने लगा है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारा संगठन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मुद्दा किसी राजनीतिक दल से अलग, किसी राजनीतिक नेता से अलग यह विषय हो गया है कि इस देश में लोकतांत्रिक परंपराएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी कि नहीं रहेगी, लोगों को अपनी बात कहने का हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संघीय ढांचे में राज्यों को अपनी बात कहने का उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात हो गई। और इस बातों में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है और लोग इस मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और सरकार को लेकर के उनके मन में अविश्वास की बात बनी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुजरात बिछ गई सियासी विसार,
खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ